अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। भारतीय तामिलों की इस बस्ती में 10-12 झोंपड़ियाँ थीं। उन्होंने बकरियाँ और गायें पाल रखी थीं। रम्या ने दिन अच्छी तरह निकलने के बाद मुझे बस्ती वालों से अपने भांजे की हैसियत से मिलाया और उन्हें यही बताया कि मैं बड़े यहूदी साहब की इजाज़त से वहाँ आया हूँ। ये सब एक ही तरह के गहरी सांवली और सियाह फाम रंगत वाले दुबले पतले से लोग थे। लगता नहीं था कि इनमें कोई जराइम पेशा और खूनी भी हो सकता है, मगर रम्या और वेंकट का यही कहना था कि इनमें ऐसे लोगों की अक्सरियत है। इनमें एक ही चंद शादीशुदा थे, बाकी अलग अलग झोंपड़ों में अकेले ही रहते थे। मैं बड़ा मुनकसरुल मिजाज बनकर इन सब को प्रणाम कर रहा था और इनसे तमिल ज़बान में ही हम कलाम था। सब ने बारी बारी मुझसे हाथ मिलाया। मेरा हुलिया भी तमिल वैष्णव हिंदू जैसा था, रंग भी सांवला हो गया था। फिर रम्या खुद मुझे अपना भांजा कह रहा था, फिर भला किसी को क्या इतराज़ हो सकता था। लेकिन मैं देख रहा था कि एक तमिल मुझे घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। रम्या ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्यों कंदरम, तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? लगता है रात तेरे साहब ने तुझे पीने को उम्दा शिकार दिया होगा। नाटे कद के सिया घुंघरियाले बालों वाले पक्की उम्र के इस तामिल ने, जिसका नाम कंदरम था, कहा, नहीं दादा साहब तो तुम पर ही खुश होता है, हमें कौन पूछता है, मगर वो मेरी तरक्की ज़रूर कर रहा है, जब भी तुम मुस्कुरा रहे हो आज। रम्या ने हंसकर कहा। सब तमिल हंसने लगे। कंदरम ने अचानक सवाल कर दिया, रम्या दादा तुम्हारा भांजा विष्णु ब्राह्मण कैसे हो गया? मैंने जल्दी से कहा, क्यों क्या महाराष्ट्र में विष्णु ब्राह्मण नहीं होते क्या? मेरे पिताजी का एक भाई जैनी था, पर हमारी माता और पिताजी दोनों विष्णु थे। रम्या ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, अरे हाँ, महाराष्ट्र में विष्णु भी होते हैं, जैनी और आर्य समाजी भी होते हैं, तुम्हें क्या एतराज़ है? कंदरम ने मुस्कुराते हुए कहा, एतराज़ तो नहीं है, मैं एतराज़ करने वाला कौन हूँ? वो खामोश हो गया, लेकिन मुझे उस पर शक सा पड़ गया। बाद में जब मैंने रम्या से कंदरम के बारे में पूछा तो वो बोला कि यहूदियों के बड़ा मुँह चढ़ा हुआ है, एक यहूदी मेजर का उर्दरी है, मेरी संथा से ब्याह करना चाहता था। मैं नहीं माना, भला मैं कंदरम जैसे खूनी से अपनी बेटी कैसे ब्याह दूँ? मगर तुम मुझसे होशियार रहना और सुनो जो कहानी मैंने इन सब लोगों के आगे बयान की है, तुम भी हर बार इसी कहानी को दोहराना। वैसे मैं आज ही अपने यहूदी साहब से बात करूंगा ताकि कंदरम को किसी किस्म की शरारत का मौका न मिल सके। अपना पिस्तौल मैंने झोंपड़ी के अंदर संदूक के पीछे छुपा दिया था। कंदरम से तारुफ होने के बाद मैंने उसे संदूक के पीछे से निकाल कर अपने कुर्ते के अंदर धोती में उड़स लिया। मैं ये कभी गवारा ही नहीं कर सकता था कि कंदरम नाम का ये तमिल मेरे इतने बड़े मिशन की राह में रुकावट बने। एक बार तो दिल में ख्याल आया कि इसे झोंपड़ियों से दूर ले जाकर गर्दन तोड़कर इसका किस्सा ही तमाम कर दूँ, लेकिन फिर यह सोच कर रुक गया कि अभी तेल और तेल की धार देखनी चाहिए। अगर ऐसा मौका आ गया तो मैं एक सेकंड की भी ताखीर नहीं करूँगा। रम्या बस्ती के दूसरे लोगों के साथ इसराइली बेरकों और दफातर में काम करना चला गया। जाते हुए वो मुझे कह गया कि मैं साहब को सारी कहानी बयान करके तुम्हारे यहाँ रहने की इजाज़त ले लूँगा और तुम्हें कोई ना कोई काम भी दिला दूँगा। मैंने रम्या का हाथ थाम कर चूम लिया था और कहा, दादा भगवान तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि अब मैं भारत वापस नहीं जा सकता। लोग चले गए तो बस्ती में बकरियां 2-4 गए और चंद एक बूढ़ी और नौजवान औरतें और 6-7 नांग धड़ंग काले कलौते बच्चे ही रह गए। मैं अपनी झोंपड़ी के आगे तख्त पर तांबलों की तरह घुटने सीने से लगाकर बैठ गया। रम्या का छोटा लड़का माँ के पास चूल्हे के करीब बैठा अपनी शक्करकंदी के भुने जाने का इंतजार कर रहा था। रम्या की बेजार बेजार बेटी संथा करीब ही पानी की बाल्टी रखे बर्तन मांज रही थी। दूसरी झोंपड़ी के बाहर एक औरत गाय का गोबर थाप रही थी। तीसरी झोंपड़ी की बकरी बार बार ममिया रही थी। मैं चुपचाप बैठा अपने आइंदा मंसूबे पर गौर कर रहा था कि संथा धुले हुए बर्तन थाल में रख कर उठी और एकता राना निगाह मुझ पर डालती हुई झोंपड़ी के अंदर चली गई। उसकी निगाह खाली और गैर मुतल्लिक थी, जैसे चलते चलते हमारी निगाह सड़क के किसी खंभे पर पड़ जाए। रम्या की बीवी सुखमनी को मेरा बड़ा ख्याल था, क्योंकि मेरे दिए हुए इंडियन करेंसी के सारे नोट उसने संभाल कर रख लिए थे। खाना पकाते हुए वह मुझसे बातें भी करने लगी। वो इस बात पर बड़ी खुश थी कि मैंने अभी तक शादी नहीं किया। उसने मुझे गाय का ताज़ा दूध गर्म करके दिया। मैंने कहा, भाई मुझे कोको बना दो। महाराष्ट्र के लोग भी गुजरातियों की तरह बड़ी बहन या मुअज़्ज़ज़ खातून को भाई के लक़ब से याद करते हैं।
रम्या की बीवी ने उस वक्त संथा को आवाज़ देकर कहा कि कोको का डब्बा अंदर से ले। संथा झोंपड़ी में से एक टीन का छोटा डब्बा ले आई। यह डब्बा किसी अमरीकी काफ़ी का डब्बा था। इनके यहाँ अक्सर अमरीकी और इसराइली चीज़ों के खाली डब्बे और खोखे थे। एक फौजी मग भी था जिसमें सिपाही चाय वगैरह पिया करते हैं। मैं देख रहा था कि रम्या की बीवी यही चाहती है कि उसकी बेटी संथा मेरे ज़्यादा आसपास रहे और मुझसे बातें करे। उसने कोको बनाकर खुद मुझे देने की बजाय संथा को कांसी की प्याली थमाते हुए कहा, लेरी फाड़ कर को दे। अरे शर्माती क्यों है? वो कोई गैर तो नहीं है। संथा शर्माती नहीं थी, बस वो कुछ बेजार थी, अपने आप से, मुझसे, अपने माँ बाप से, आसपास के दरख्तों से और सारी दुनिया से बेजार और उकती हुई थी। उसने धोती के पल्लू से कांसी की कटोरी पकड़ी और मेरे सामने तख्त पर ला कर रख दिया। उसका चेहरा बेहरूप, बेआवाज़ और बेहिस और बेजार था। मैं खामोशी से कोको पीने लगा। दोपहर को रम्या भोजन के लिए आया तो बड़ा खुश था। आते ही बोला, सुखमनी, मेरे भांजे को साहब ने रख लिया है। सुखमनी ने थाली में देगची से चावल निकाल कर डालते हुए कहा, फाटकर अपना बेटा है, हमारा मेहमान है, इसे काम करने की क्या ज़रूरत है रे? रम्या कहने लगा, अरे तू तो भगवान की गई है, फाटकर हमारा मेहमान भी है और बेटा भी है, लेकिन अब ये हमारे पास ही रहेगा। सुखमनी ने खुश होकर कहा, जब तुम मेरे बेटे को ज़रूर काम दिला दो, बड़ा अच्छा है। रम्या बोला, हमें झोंपड़े में ही भोजन परोस दो, बाहर मक्खियाँ बहुत हैं। मैं और रम्या झोंपड़े में बैठ गए। रम्या ने बैठते ही कहा, मैंने अपने साहब को जाते ही तुम्हारी कहानी सुना डाली। पहले तो वो खामोश सा हो गया और मुझे गौर से तकने लगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब आप हमारे माई बाप हैं, मेरा एक ही भांजा है, बीवी नेक थी, उसने गैरत में आकर बदमाश को कत्ल कर दिया और समंदर में तैरता हुआ यहाँ पहुँचा है। अब वो सारी ज़िंदगी मेरे पास ही रहेगा, मगर आपकी इजाज़त के बगैर मैं उसे कभी अपने पास नहीं रखूँगा। आप राज़ी नहीं हैं तो मैं अभी से उसे अपने हाथ से निकाल कर बाहर कर दूंगा। साहब ने कहा, नहीं नहीं रम्या, ऐसी बात नहीं है, मैं तो हैरान हूँ कि वो समंदर में तैर कर यहाँ कैसे आ गया। मैंने कहा, सांप फाड़ कर जवान है, बहादुर है और माही गिरों की औलाद है, समंदर उसके लिए कोई नई शय नहीं है। वो तो कश्ती लेकर निकला था कि अपने मामू के चरणों में जाकर पनाह ले लूँगा, कि रास्ते में कश्ती तूफान में फंस गई और बाकी का समंदर उसे तैर कर पार करना पड़ा। फिर साहब की मैंने कुछ ऐसे तरीके से तारीफ और खुशामद की कि वो मान गया, बल्कि मैंने तो उससे ये भी मनवा लिया कि वो तुम्हें अपने यहाँ नौकरी भी दे देगा, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहता है। अब तुम मेरे साथ ही चलना भोजन के बाद। मेरा दिल एक सेकंड के लिए बैठ सा गया। आखिर इसका साहब इसराइली फ़ौजी था या इसराइली इंतज़ामिया का कोई अफसर था? हो सकता है वो मेरे पिछले रिकॉर्ड से वाकिफ़ हो। बहरहाल फिर ख्याल आया कि जो लोग इसराइल से कोसों दूर समुद्री जजीरे में पड़े हैं, इन्हें मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। रम्या की बेटी संथा ने खाना लाकर हमारे आगे रख दिया। केले के एक पत्ते पर मछली का अचार भी था। रम्या ने संथा की तरफ देखकर कहा, अरे फटकर के लिए बकरी का दूध भी लाना था। मुझे एहसास हुआ कि रम्या भी अपनी बीवी की तरह अपने दिल में इस ख्याल को पाल रहा है कि मेरी शादी संता से कर दी जाए। रम्या जानता था कि अब मैं अपनी बीवी को छोड़ छाड़ कर एक ऐसे जजीरे पर आ गया हूँ जहाँ से कभी वापस नहीं जा सकूँगा। मैं जवान भी था और उसका ज़ेर बार एहसान भी था। मैंने उसे इंडियन करेंसी नोट भी दिए थे और अब मुझे नौकरी भी मिल रही थी। मुझसे अच्छा दामाद उसे कहीं नहीं मिल सकता था। खाने के बाद वो हाथ धोने बाहर गया तो मैंने सबसे पहला काम यह किया कि धोती के अंदर से अपना पिस्तौल निकाला और उसे संदूक के पीछे छुपा दिया। फिर मैं भी झोंपड़ी से बाहर आ गया। रम्या ने थोड़े बहुत नारियल की गुड़गुड़ी के कंश लगाए और फिर मुझे साथ लेकर अपने साहब के आफस की तरफ चल पड़ा। मैं पहली बार उस पुरअसरार खतरनाक इसराइली अड्डे की तरफ जा रहा था जहां मेरे लिए कदम कदम पर खतरा और एक अजीम कमांडो मिशन की तकमील का उलझा हुआ ताना बाना बिखरा हुआ था। दिल में एक धड़का यह भी था कि कहीं एयरपोर्ट के गोदाम में मेरा करेट पूरी तरह न जला हुआ और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स को इल्म हो गया हो कि हीफा से कोई दुश्मन जासूस करेट में लेकर यहाँ दाखिल हो चुका है। लेकिन फिर सोचा कि करेट की लकड़ी चीड़ की थी जिसको जल्दी आग लग जाती है। फिर वहाँ फोम की चादर थी जो तेज़ी से आग पकड़ती है और इस पर मुतजाद ये कि ऑक्सीजन मास्क को भी आग लगा दी थी। ऐसी सूरत में मेरे करेट का बच जाना नामुमकिन था। और फिर मैंने दूर से गोदाम के रोशनदानों में से धुआं निकलते और आग बुझाने वाले इंजनों की आवाज़ें भी सुनी थीं, जिसका यही मतलब था
कि गोदाम में सिर्फ एक खोखे ही को आग नहीं लगी थी, बल्कि मेरे खोखे के जल जाने के बाद उस आग ने दूसरे खोखों को भी अपने लपेट में ले लिया था। मैंने अपने एतमाद को बहाल किया और रम्या के साथ बातें करता एक पकड़ नदी पर चलता चला गया। पकड़ नदी जंगल में से 2-3 मोड़ काट कर एक ऐसी जगह पहुंचकर ख़त्म हो गई जहां मेरे सामने दिन की रोशनी में इसराइलियों का एक पूरा कम्प्लेक्स था। बीच में एक पार्क था, दाएं तरफ 2 मंजिला दफातर थे जिनके आगे फौजी और गैर फौजी गाड़ियां खड़ी थीं। किसी इमारत पर इसराइली परचम नहीं लहरा रहा था। मेरा ख्याल है कि भारत ने उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि वो अपनी इमारतों पर अपना कौमी परचम लहराएं। सिक्योरिटी फोर्स की नीली गाड़ियां भी एक इमारत के सामने खड़ी थीं। बिल्कुल सामने ढलानी छत वाली एक 2 मंजिला बैरकनुमा इमारत थी जिसके बरामदों में कुछ गोरे लोग नेकरों में मलबूस चल रहे थे। ये यहूदी ही हो सकते थे। रम्या बोला, यहाँ हमारे साहब का दफ्तर है, वो देखो वो बरामदा है ना, जहाँ बस हमें वहीं जाना है। साहब बड़ा अच्छा है, जाते ही उसे झुक कर सलाम करना और फर्श पर बैठ जाना। मैं पूरी तरह तैयार था। रम्या मेरे आगे आगे था। रास्ते में पार्क के करीब उसने कई गोरे और सुर्ख रंग के इसराइली फौजियों और सिक्योरिटी के आदमियों को झुक कर सलाम किया और मुझे भी कोहनी का टहुका दिया। मैंने भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पहली 2 मंजिला इमारत के बरामदे में एक कमरे के सामने आकर वो रुक गया। कमरे के बाहर स्टूल पड़ा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ बैठा करता हूँ, साहब अंदर ही होगा। मैं अंदर जाकर इतना करता हूँ, तू कोने में बैठ जा। मैं जल्दी से बरामदे के कोने में जाकर बैठ गया। मैंने अपने ऊपर फ़कीरों और आज़ों जैसी मस्कीनी तारी कर ली थी। रम्या चीख उठाकर कमरे में दाखिल हो गया। चंद सेकंड के बाद वो खुश खुश बाहर आया और बोला, फाट कर आ जाओ, साहब बुलाता है। मैं उठा, हाथ बांध लिए और झुका झुका सा कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही मेरी नज़र एक दराज का शख्स पर पड़ी। वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की फुल नीली यूनिफॉर्म में मलबूस है। चमकीली मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था। आंखें छोटी, होंठ बारीक है, सर पर जर्द बाल कुछ उड़े उड़े से, उम्र 50 से कुछ ऊपर हो गई। चौड़े शाने और सुर्खी मैल सफ़ेद रंग है। शिकन से वो मुझे जर्मन यहूदी लगा। उसने आंखें सुकड़ मुझे सर से पांव तक देखा। मैं और दादा रम्या दोनों ही मेज़ के करीब हाथ बांधे खड़े थे। मैंने दोबारा उसे प्रणाम भी किया था, जिसका उसने ज़रा सा सर हिलाकर जवाब दिया था। उसने मेरे चेहरे की तरफ इशारा करते हुए पहला जुमला यहाँ से शुरू किया, मराठी लोग इस तरह की फ्रेंच कट दाढ़ी नहीं रखते। मैंने मजरत के अंदाज में कहा, ये दाढ़ी मैंने एक मराठी एक्टर को देख कर रखी थी जो मुझे बहुत पसंद है। उसने फ़ौरन पूछ लिया, क्या नाम है उस एक्टर का? इस किस्म के सवालों के जवाब मुझे अजबर थे। मैंने फ़ौरन ही जवाब दिया, दाए कलीग्स। मैंने घर में उसकी तस्वीर भी लगाई हुई थी। उसने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रख दिया और जेब से सिगरेट केस निकाल कर एक सिगरेट सुलगाया और बोला, अगर इंडियन पुलिस तुम्हारी तलाश में यहाँ आ गई तो हम तुम्हें उनके हवाले करने पर मजबूर होंगे। मैंने गिड़गिड़ाते हुए आंखों पर मसनूई आंसू भर कर कहा, साहब ऐसा न करना, वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। मैंने एक गुंडे को इसलिए मार डाला था कि वो मेरी बीवी की इज्जत लूटना चाहता था। साहब मुझे अपने चरणों में ही रहने दें, मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगा। अब रम्या ने भी दबी दबी ज़बान में मेरी हिमायत की और कहा, फाड़ कर मेरे पास ही रहेगा, यह बड़ा शरीफ लड़का है, बस गैरत के जोश में आकर ऐसा काम कर बैठा है, इसे माफ़ कर दें साहब। यहूदी सिक्योरिटी ऑफिसर ने रम्या दादा से मुतवज्जे होकर कहा, रम्या मैं से तुम्हारी जिम्मेदारी पर रख लेता हूँ। रम्या और मैं दोनों बेहक वक्त ऑफिसर के कदमों पर झुक गया। मैंने तो उसकी पिंडली पकड़ लिया। उसने जल्दी से टांग पीछे कर लिया और बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है। रम्या तुम इसे भी गैराज में गाड़ियाँ धोने पर लगा दो। हम शुक्रिया अदा करते झुके जा रहे थे। उल्टे पाँव उस यहूदी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही रम्या ने गर्दन सीधी कर ली और बोला, फाड़ कर, अगर मैं तुम्हारी ज़ोरदार सिफारिश ना करता तो साहब कभी तुम्हें मुलाजम ना रखता। यहाँ तो बाहर से कोई चिड़िया भी नहीं घुस सकती। अब तुम साहब को शिकायत का मौका ना देना और तुम्हें गैराज में ले चलो। गैराज फौजी और गैर फौजी दफातर के हक में एक बहुत बड़े आगे को झुके हुए छप्पर के नीचे बनाया गया था, जहाँ कुछ फौजी और सिक्योरिटी वालों की नीली गाड़ियाँ गैराज के अंदर और बाहर खड़ी थीं। 3-4 तामिल भारतीय उनकी मरम्मत और सफाई वगैरह कर रहे थे। रम्या ने एक तामिल को आवाज़ देकर कहा, आपा साहब ने मेरे भांजे को गैराज में रोका रख लिया है, इसको सफाई पर लगा लो। उस तामिल ने मुस्कुराते हुए कहा,
दादा तुम्हें बधाई हो, आज इस खुशी में ताड़ी पी लो। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, तुम मराठी हो, कहते हैं मराठी लोग बड़े मेहनती होते हैं, यहाँ जी लगा कर काम करोगे तो सांप तरक्की देगा। उसने मुझे पानी से भरी हुई बाल्टी थमा दी और कहा कि कोने वाली जीभ को धोना शुरू कर दो। मैं जीभ के पैयों पर पानी डालकर गीला कपड़ा मार रहा था कि कंदरा मंदिर दाखिल हुआ। यह वही तामिल था जो रम्या की बेटी संथा से ब्याह करना चाहता था, मगर रम्या ने इनकार कर दिया था और जो केरला में फ़ोन करके यहाँ भाग गया था। उसने मुझे देखा तो रुक गया। फिर गैराज के इंचार्ज तामिल की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, अरे दादा ये तो रम्या का भांजा है, इसे यहाँ किसने लगा दिया? इंचार्ज ने कहा, बरसाम साहब ने हुक्म दिया है, मैं जाकर उनसे पूछ भी आया था। क्यों तुम्हें कोई एतराज़ है? अरे अपने रम्या का भांजा है, इसकी मदद करना तो हमारा फ़र्ज़ है। कंदरम ने तिरछी नज़रों से मुझे देखा और बोला, क्यों नहीं दादा क्यों नहीं। उसने गैराज के कोने में रखा हुआ ग्रीस का एक डब्बा उठाया और मुझे टेढ़ी नज़रों से तकता गैराज से बाहर निकल गया। इस शख्स का पहली मुलाकात में ही मुझ पर अच्छा असर नहीं पड़ा था। इसकी छोटी छोटी आंखें बता रही थीं कि इसके दिल में कुछ और ज़बान पर कुछ और है। हो सकता है मुझसे दुश्मनी की एक वजह यह भी हो कि मैं संथा की झोंपड़ी में रहता था। उसका बाप अपनी बेटी के ब्याह मुझसे करने का इरादा रखता था। मुझे इन बातों से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उससे मुतात हो गया और फैसला किया कि इसके दिल को टटोल कर देखूंगा कि इसके अंदर क्या है। अब वहाँ मेरा मामूल हो गया। सुबह रमिया दादा के साथ झोंपड़ी से निकलकर इसराइली कम्प्लेक्स के गैराज में आ जाता, दोपहर तक मोटरें साफ करता, दोपहर को रमिया के साथ वापस झोंपड़ी में जाकर भोजन करता, वापस आकर फिर काम में जुट जाता और शाम 4 बजे तक काम करता रहता। फिर रमिया के साथ ही वापस बस्ती में आ जाता। मुझे काम करते 10 रोज़ गुजर गया तो मैंने फुर्सत के वक्त इसराइली कम्प्लेक्स में इधर उधर चहलकदमी भी शुरू कर दिया। अब दोपहर को रमिया के साथ बस्ती में जाने की बजाय मैं गैराज में ही साथ लाया हुआ दाल भात खा लेता। इस तरह से मुझे इधर उधर टहल कर इलाके का जायजा लेने के लिए वक्त मिल जाता था। इस चहलकदमी में मैं बेहद मोहतात था। कभी पार्क में जाकर बैठ जाता और कभी किसी दरख्त के नीचे लेटकर इमारतों को गौर से तकता रहता। अभी तक मुझे सिवाय इसके कुछ मालूम नहीं हुआ था कि आमने सामने पार्क के इर्द गिर्द बनी हुई 2 मंजिला ढलानी छतों वाली इमारतों में फौज और सिक्योरिटी फोर्स के दफातर थे और तमाम के तमाम इसराइली बाशिंदे ही दफ्तरी काम करते थे। उनके अलावा वहाँ सिर्फ हमारी बस्ती के तमिल लोग थे जो दफ्तरों में चौकीदार और सफाई वगैरह के काम पर मामूर थे। उन दफ्तरों के पीछे केले और नारियल के दरख्तों में साथ साथ कुछ बंगलानुमा क्वार्टर बने हुए थे जहाँ इसराइली ऑफिसर्स रहते थे। यहाँ मैंने 1-2 क्वार्टरों के लान में कुछ औरतों को भी चलते फिरते देखा था। हमारी बस्ती की कुछ तमिल औरतें उन क्वार्टरों में झाड़ पोंछ और कपड़े वगैरह धोने और खाना पकाने का काम भी करती हैं, मगर मैं अभी तक उन क्वार्टरों के करीब नहीं गया था। अभी तक मैं उस जेल का भी सुराग नहीं लगा सका था जहाँ इसराइलियों ने अपनी उम्र कैद वाले सियासी कैदियों और पाकिस्तानी खतून सोनिया को कैद कर रखा था। मैं जानता था कि यहाँ सफ़ेद कपड़ों में इसराइली इंटेलिजेंस के आदमी भी भारतीय बाशिंदों की निगरानी पर मामूर होंगे। यही वजह थी कि मैं इस इलाके से निकलकर दूसरी जानिब अभी तक नहीं गया था। ऐसी सूरत में मुझ पर शक किया जा सकता था। मैं ये मालूमात अपने गैराज के तमिल हेड मैकेनिक कट्टी से हासिल करने की कोशिश में था। 1-2 बार मैंने बातों बातों में उसके साथ कैदियों का जिक्र छेड़ा भी, मगर कट्टी ने खातर खा जवाब न दिया। एक दिन काम करते करते मैंने कट्टी से कहा, दादा यहाँ कोई चोरी चकारी या मारपीट करता है तो उसे ये लोग ज़रूर सज़ा देते होंगे। कट्टी इंजन की सफाई कर रहा था। बोला, आपा ये लोग ऐसा नहीं करते, यहाँ कोई चोरी नहीं। मैं चुप हो गया। इस सिलसिले में मैंने दादा रमिया को खरीदा तो उससे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि इन लोगों ने जजीरे में किसी जगह जेल खाना बनाया हुआ है जहाँ भारतीय बाशिंदों को जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ की सफाई वगैरह का काम कैदी खुद ही किया करते हैं। इसी तरह रमिया ने एटमी तजर्बे गाह के बारे में भी इतना ही बताया कि जनूब की जानब एक पहाड़ी के दामन में सफ़ेद कपड़ों वाले डॉक्टर किस्म के लोग नीली गाड़ियों में आते जाते रहते हैं। उधर भी हम में से कोई नहीं जा सकता। ये सफ़ेद कपड़ों वाले लोग यकीनन साइंसदान थे और जनूब की पहाड़ी के दामन में एटमी प्लांट लगा था जहाँ हमारी इतलात के मुताबिक यूरेनियम धात पर किसी इंतहाई ताकतवर और महलिक एटमी हथियार के लिए तवानाई के हसूल का काम हो रहा था। यही इसराइलियों का खुफिया एटमी प्लांट था और यकीनन जिसके बारे में भारतीय हुकूमत को पूरा इल्म था
यह भी मुमकिन था कि यहाँ भारत के ताउन के साथ ही एटमी तवानाई पर काम हो रहा हो, लेकिन मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी लड़की सोनिया का सुराग लगाना था। इसके लिए मुझे इसराइली अफसरों के करीब होने की ज़रूरत थी, और ये उस सूरत में हो सकता था कि किसी तरह मुझे इन लोगों में से किसी फौजी या सिक्योरिटी अफसर के बंगले पर काम करने का मौका मिल जाए। गैराज में मोटरों की सफाई करते हुए मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता था। मैं चूँकि इब्रानी ज़बान जानता था और इसराइली ऑफिसर्स और सिक्योरिटी वाले इब्रानी ज़बान में आपस में बात करते थे, इसलिए उनके करीब रहने से इस बात का इम्कान था कि मुझे खुफिया कैद खाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो जाएँ, क्योंकि किसी इसराइली ऑफिसर को कभी ख्वाब में भी यह गुमान नहीं आ सकता था कि मैं इब्रानी ज़बान समझ लेता हूँ। मैंने किसी इसराइली अफसर के बंगले पर काम करने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने ये बहाना किया कि गैराज में पेट्रोल की बू से मुझे सर दर्द रहने लगा है। मैंने हर किसी से सर में दर्द रहने की शिकायत शुरू कर दी। रम्या बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मैं उसका होने वाला दामाद था। उसने अपने यहूदी साहब पर शाम से इल्तजा किया कि मुझे किसी दूसरी जगह काम पर लगा दिया जाए, क्योंकि गैराज में पेट्रोल की बू से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है। साहब ने रम्या की बात को गौर से सुना, फिर पूछा कि फाड़ कर दूसरा क्या काम कर सकता है। मैंने रम्या को पहले ही ब्रीफिंग कर दी थी कि मैं विलायती खाने बड़े अच्छे पका लेता हूँ, क्योंकि मैं मद्रास में एक अंग्रेज़ बहादुर का खानसामा भी रह चुका हूँ। उसने जब ये बात अपने साहब से की तो वो बोला, फाड़कर को हमारे पास लाना, हम उससे विलायती खानों के बारे में पूछेगा। रम्या ने एक रोज़ मुझे साहब के आगे पेश कर दिया। हकीकत यह है कि मुझे अंग्रेज़ी खानों के बहुत से नाम याद थे। बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे माहौल में रहा था। यरूशलेम में इब्रानी खानों के नाम भी जानता था, और सादिया मेरे सामने यूरोपीय डिशें बनाया करती थी। मैंने जब यहूदी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर शाम को अंग्रेज़ी खानों के साथ साथ एक आध यहूदी खाने के नाम भी बताए तो वह हैरान भी हुआ और खुश भी।